क्या लिखती हूँ 0/1 नैपसैक। 0/1 नैपसैक का मीनिंग है कि जो वैल्यूज अलाउड है, तो मतलब मैं एलिमेंट डाल सकती हूँ उसमें बैग में, वो कैसे डाल सकती हूँ, या तो पूरा का पूरा एलिमेंट बैग में डालूंगी या बिल्कुल भी नहीं डालूंगी। ठीक है, मतलब जैसे पेन है, नोटबुक है, टीवी है, आई कैन नॉट मेक पार्ट्स ऑफ इट। जरूरी तो नहीं है ना कि दाल चावल ही ला रहे हैं। सपोज आई एम टेकिंग सम ऐसी आइटम्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, तो ऐसे केसेस में मेरा कौन सा आएगा नैपसैक जो मैं यूज कर सकती हूँ, दैट कैन बी 0/1 नैपसैक, दैट इज नॉट डिविजिबल। या तो पूरा डालेंगे या बिल्कुल नहीं डालेंगे। जब इसको मैंने अरेंज किया, मेरे पास अरेंज करने के बाद पी एरे ये आ गया और डब्ल्यू एरे ये आ गया और नॉन डिविजिबल है। तो अगर ग्रीडी याद हो, ग्रीडी क्या करता था, सीधा वो पहले को उठाता था और वो डाल देता था। मैंने फर्स्ट डाल दी और नैपसैक की कैपेसिटी क्या थी 40। जब अरे इसमें भी नहीं होगा, 40 की बजाय मैं इसको कर देती हूँ 20 कर देती हूँ। ठीक है, एक बार मतलब 20। तो मैंने 5 कंज्यूम कर लिया, मेरे पास बचा कितना 20 यूनिट्स बचा। मींस आई कैन नॉट इंसर्ट द नेक्स्ट एलिमेंट। नेक्स्ट एलिमेंट को कितने चाहिए 20 चाहिए। जब मैंने फर्स्ट पूरा डाल दिया उसमें मेरे पास बचे कितने 15, तो मतलब सेकंड वाला तो मैं नहीं डाल सकती। अब मैं गई किस पे थर्ड पे, थर्ड को कितने चाहिए थे 25, बट मेरे पास कितने बचे हुए 15 यूनिट्स। आई कैन नॉट इंसर्ट इवन द थर्ड वन। ये तो मेरा खत्म हो गया। मींस मेरी सॉल्यूशन क्या आई x इज इक्वल टू 100। प्रॉफिट क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आएगा कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉफिट तो मेरा आया सिर्फ 20। ये था एक पॉसिबल सॉल्यूशन। ये तो मेरा आप खुद से देख लो ऑप्टिमल नहीं है, क्योंकि मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने फर्स्ट ले लिया उसके 5 यूनिट्स कंज्यूम हो गए, मैं किसी और को ले ही नहीं पाया। उसका दूसरा अगर मैं सॉल्यूशन कंसीडर करूं कि मैंने मान लो फर्स्ट को नहीं दिया, सेकंड को ले लिया, तो सेकंड को जब मैंने डाला मुझे प्रॉफिट कितना मिला, प्रॉफिट आई एम गेटिंग इज 60। तो आप खुद से ही देखो, मुझे पहले ग्रीडी जो स्ट्रेटजी थी जिसमें मैं ग्रीडी टेक्निक यूज कर रही थी, ग्रीडी का मतलब है सीधा मैं पी आई बाय डब्ल्यू आई की रेशो में अरेंज किया और उस रेशो में अरेंज करने के बाद जिस जो भी एलिमेंट सबसे पहले आया मैं उसी को पहले डाल रही हूँ नैपसैक में। तो प्रॉफिट क्या हो गया, सिर्फ 20 हो गया। तो ये तो मतलब इट इज नॉट अलाउड, ये मैं कर ही नहीं सकती। तो ये क्या हो गया मेरा नॉट एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अगर मान लेते हैं कि मैंने इसका वेट आपको करके दे दिया 45, ग्रीडी वाली पे जाते हैं, मैंने फर्स्ट को डाल दिया, सेकंड भी डाल सकती हूँ 1, प्रॉफिट क्या हो गया 20 प्लस 60, 80 ही यूनिट्स हुआ। अगर मैं ग्रीडी नहीं होती, मैंने पहले सेकंड को डालने की ट्राई करती, फिर मैं थर्ड को डालने की ट्राई करती, डाल सकती हूँ, तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा 60 प्लस 50 इज 110। तो मतलब आप कैसे भी करके देख लो, कुछ एक केसेस में तो ऑब्वियसली ग्रीडी विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट्स, बट अगर आपका 0/1 नैपसैक है तो जनरली ग्रीडी स्ट्रेटजी विल नॉट गिव यू द बेस्ट रिजल्ट्स। तो जरूरी नहीं है कि बेस्ट रिजल्ट्स दे। तो उस चीजों को या उन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए वी वी हैव वी तो नहीं, किसी ने इन्वेंट की कौन सी स्ट्रेटजी, दैट इज डायनामिक प्रोग्रामिंग। वो चेक करता है कि पिछला जो मैंने डिसीजन लिया था उसको भी चेक करता है, आगे आगे चलते जाते हैं और वो चेक करता है कि पिछले डिसीजन में से और अगर मैं इस सीक्वेंस में से जाऊं तो उनमें से बेटर कौन सा है। अगर आपने वीडियो देखा होगा कौन सा ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री वाला, तो आपको उसमें पता भी लग गया होगा कि मैं पिछला वैल्यू कैसे चेक कर रही हूँ। पिछली वैल्यू अगर मेरी ऑप्टिमल है, कि अगर मैंने मान लो कोई भी 4 वैल्यूज हैं उसमें से एक को रूट पे रख दिया, मान लो 10 को रखा मैंने रूट पे, तो 10 को रूट पे रखने के बाद जो मेरा ट्री बन रहा था उसकी कुछ वैल्यू आई मान लो 20, उसकी जो मतलब क्या होगी टोटल कॉस्ट आई सर्चिंग की 20। अब मैंने अगले स्टेप पे जब मैं गई, अगले स्टेप पे उसने क्या किया 20 को रूट पे रख के देखा, तो वो चेक कर रहा है कि 20 को रूट पे रखने के बाद उसकी कॉस्ट कितनी आई थी। लेट्स टेक कि 20 को रूट पे रखने के बाद कॉस्ट आई थी 18। तो आपने अगर ध्यान से वो वीडियो देखा होगा, फंक्शन क्या था, मिन फंक्शन। अगर वो मिनिमम आपको वैल्यू रिटर्न करता है देन ओनली यू विल प्रोसीड, अदरवाइज यू विल नॉट। मतलब अदरवाइज सिर्फ हम रखते किसको है या रिटेन कौन से सॉल्यूशन को रखते हैं जहां से मुझे मिनिमम वैल्यू, क्योंकि कॉस्ट है ना तो कॉस्ट को
मिनिमाइज करते हैं। यही नैपसैक होता तो हम क्या करते हैं, उसको मैक्सिमाइज करते हैं। तो कॉस्ट को हमें मिनिमाइज करना होता है हमेशा और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होगा। तो अगर वो वीडियो देखा था तो याद हुआ होगा, या ध्यान से अगर देखा था तो उसमें मिन फंक्शन बार बार यूज हो रहा है। मिन का मीनिंग ही क्या है कि जो भी उसने पुराने डिसीजंस लिए या जो भी सीक्वेंस ऑफ डिसीजंस वो उस स्टेप पे ले रहा है, वो उनमें से कौन से को रिटेन करेगा जो मेरा बेस्ट पॉसिबल होगा। एक तो है कि मैं कहां से कहां गई, सेक्टर 14 से मैं पहले ऑटो मार्केट या वो कौन सा चौक है व्हाटएवर सिविल हॉस्पिटल उस तरफ से गई। दूसरा है कि मैं सेक्टर 14 से पहले कहां गई, आजाद नगर गई। तो इनमें से वो कौन सा लेगा जिसकी कॉस्ट मिनिमम। तो वो हर स्टेप पे क्या कंसीडर कर रहा है, हर स्टेप पे जो वो कंसीडर कर रहा है, कौन सी वैल्यू कंसीडर कर रहा है, जिसकी कॉस्ट मिनिमम। जो ज्यादा मुझे कॉस्ट लग रही है जिस तरफ जाने से, उसको हम हर स्टेप पे क्या कर रहे हैं, डिलीट करते जाते हैं, उसको हम रिमूव करते जाते हैं। सो दैट इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ये तो एक एग्जांपल था। दूसरा है इसका एग्जांपल मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। पहले मैं मैट्रिक्स चेन कराऊंगी, टाइम बचा तो ऑप्टिमल वाला कराऊंगी। तो मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन पहले समझा देती हूँ क्या होता है। मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन इज कि आपका, मैंने आपको एक व्हाट इज इट, सॉरी, मैंने आपको एक क्या दिया हुआ है कि, सॉरी एक मिनट, लेट मी डाउनलोड दिस माय, इतना गंदा है। मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ आपका, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन बेसिकली इज कि आपको मैंने सीक्वेंस ऑफ मैट्रिसेस दे दी। सीक्वेंस मतलब मैं बता कि मैंने आपको बोला A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू A4 इंटू A5, ये पांचों मैट्रिसेस को आपने मुझे मल्टीप्लाई करके देना और पांचों की डायमेंशंस अलग अलग। अब ये सबको पता है कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो कंडीशन क्या है कि दे शुड बी कंपैटिबल। कंपैटिबल का मीनिंग जो पहले वाली मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स। इतना तो सबको पता है ना कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द नेक्स्ट मैट्रिक्स। मान लो कंपैटिबिलिटी मैंने चेक कर ली कि जी ये मैट्रिसेस को मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, दे आर कंपैटिबल विद ईच अदर। अगर आप सिंपल मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हो कोई दिक्कत नहीं है, A1 इंटू A2 दो ही मैट्रिक्स है, मतलब सिंपल का मतलब दो ही मैट्रिक्स है, A1 इंटू A2 कर रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधा मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। प्रॉब्लम क्या है, जब मुझे सीक्वेंस या चेन दी हुई है मल्टीप्लिकेशन के लिए और मुझे उन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, तो आपका क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ये फिर नहीं आ रहा, let me save it to some place. ओके, तो आपका क्या हो जाएगा, जब मैट्रिसेस को मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो आपको, सॉरी, तो मेरे मैट्रिसेस को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो वो जो चेन है उसकी मुझे निकालनी क्या है, मुझे उसकी पैरेंथाइजेशन निकालनी है। बच्चे ये थोड़ा सा ना ब्लर्ड आ गया है, वो गलती मेरी है, मैंने अभी फोटो क्लिक की और अभी मैंने देख ली, पर एक बार आप सोच लेना कि ये आपको दिख रहा है, मैं बोल रही हूँ ये थोड़ा बहुत तो दिख रहा होगा। यस मैम। देखती हूँ, अगर इसके नहीं आया हुआ अगला पेज तो सही है, यही पेज में प्रॉब्लम, एक बार इसको देख। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। आपको सीक्वेंस ऑफ मैट्रिसेस गिवन है। सीक्वेंस ऑफ मैट्रिसेस का मीनिंग है कि मैंने आपको दिया, मैं लेट मी राइट इट इन द पीपीटी ओनली, कि मैंने आपको दिया कि ये मैट्रिसेस हैं, आपको इन्हें मल्टीप्लाई करना है और आपको इनको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है सो दैट जो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन है दैट इज रिड्यूस, दैट इज मिनिमाइज्ड। लेट मी कम टू दिस। मैंने आपको दिया A1 इंटू A2 इंटू A3, फिर से मैंने किया A4। मान लो ये चार मैट्रिसेस को आपने मल्टीप्लाई करना है।
अब चार मैट्रिसेस को जब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? दे आर एसोसिएटिव, मतलब मैं कोई भी पैरेंथाइजेशन यूज करूँ, मैं चाहे ये करूँ कि पहले मैंने A3 A4 क्यों किया, फिर उसको किससे मल्टीप्लाई किया, A2 से मल्टीप्लाई किया, और फिर फाइनली इसके रिजल्ट को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, A1। तो मैं किसी भी सीक्वेंस में मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। इवन दिस इज अलाउड कि A1 मैं 3 मैट्रिसेस लेती हूँ। बच्चे एक मिनट ना, ये बहुत वो हो जाएगा, बड़ा हो रहा है। ओके, दूसरी मेरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं पहले A1 को किससे कर रही हूँ, A2 से कर रही हूँ, और फिर मैं इसके रिजल्ट को किससे कर रही हूँ, इनटू में मैं किससे कर रही हूँ, A3 से कर रही हूँ। तो ये जो मैं इसकी ये पैरेंथाइजेशन बना रही हूँ, दिस इज कि मैं किस ऑर्डर में मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करूँ। पहला क्या कहता है कि मैंने पहले A2 को A3 से किया, और फिर उनका जो भी रिजल्ट आया उसको किससे किया, A1 से किया। दूसरा क्या कह रहा है कि मैंने पहले A1 को A2 से किया, फिर A3 से किया। मान लेते हैं कि पहले का जो डायमेंशन थी दैट इज 4 into 5, दूसरी थी उसकी डायमेंशन क्या थी, 5 into 5, और जो तीसरी है उसकी डायमेंशन है 5 into 6। ये मेरे पास डायमेंशन मेरे को गिवन है, 5 into 2 है। तो आपको इतना तो पता है ना कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन कितने लगते हैं, ये भी नहीं पता। तो चलो मान लो पहले मैंने किया A1 into A2। A1 में कितने एलिमेंट्स थे, A1 में थे, मेरा डायमेंशन था 4 into 5, और जो A2 थी उसका डायमेंशन था A2 का डायमेंशन था आपका 5 into 5। कितने मल्टीप्लिकेशन लगेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशंस की बात कर रही हूँ, कितने मल्टीप्लिकेशंस लगेंगे, 4 into 5 into 5, मतलब D0 A1 का फर्स्ट इंडेक्स, फिर A1 का सेकंड इंडेक्स मान लो, चाहे वो A2 का फर्स्ट इंडेक्स मान लो, बिकॉज वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये चीज समझ लो, यही यूज हो रही है उसमें, ठीक है। मान लो आपका छोटा मैट्रिक्स ले लो कि मेरा ये एक मैट्रिक्स था 2/3 का, और दूसरा मैट्रिक्स था 3/5 का। तो अगर आप दिमाग लगाओ कि जब हम मल्टीप्लाई करते थे, मुझे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मतलब जो सिंपल 1 into 2 कर रही हूँ, 5 into 2 कर रही हूँ, ये कितने मल्टीप्लिकेशंस लगते थे। जब मैं फर्स्ट एलिमेंट को प्लेस करती थी उसमें कितने मल्टीप्लिकेशन लगे, उसी तरह पूरी मेरे को मैट्रिसेस, पूरी मैट्रिक्स को मुझे वो करना है, क्या करेंगे, कैलकुलेट करना है। तो मुझे नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो क्या है, D0 into D1 into D2। D0 का मतलब है जो मेरा A1 है उसकी मेरी जो डायमेंशंस है वो क्या है, तो मेरी ये वाली जो डायमेंशन है इसकी डायमेंशन क्या है, D0 into D1, और A2 है जो इसकी डायमेंशन क्या होगी, कुछ D1 into D2। बिकॉज ये मैंने आपको बोला है कि जो ये मैंने बोला, मतलब दिस इज अ रूल कि टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड। तो मतलब अगर पहली मैट्रिक्स D0 into D1 है तो सेकेंड मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, जो उसका नंबर ऑफ रोज है दैट इज फर्स्ट इंडेक्स, दैट शुड बी सेम। वो तो D1 अगर पहले वाले में कॉलम्स थे तो सेकेंड वाली में रोज कितनी होनी चाहिए, D1 रोज होनी चाहिए। तो उसकी टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होंगी, दिस आई कैन राइट एज D0 into D1 into D2। ये सबको समझ आ गया, यस मैम। यस मैम। आ गया ना कि ये मेरी नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन है जो मुझे चाहिए। यही मैंने यहाँ लिखा है 2 into 3 into 5। अब एक बार इन दोनों पैरेंथाइजेशंस पे आते हैं, देख लेते हैं इनको कितने मल्टीप्लिकेशन चाहिए थे। A1 को एक बार छोड़ दो, मुझे जब अंदर वाली मैंने दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया A2 और A3, A2 की डायमेंशंस क्या थी, 5 into 5, तो मतलब 5 into 5 तो आएगा ही, साथ में आएगा कौन सा, इनटू में 2। तो मतलब A2 into A3 करने के लिए मुझे कितने मल्टीप्लिकेशंस करने पड़े, 5 5 is 25 into 2 is 50। तो मुझे 50 मल्टीप्लिकेशंस तो उसके लिए करने पड़े। इसको तो मैं रख लेती हूँ, ये मेरे को किसके लिए चाहिए थे, A2 into A3 को करने के लिए। A2 into A3 की जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो मेरे पास मैट्रिक्स आई उसका इंडेक्स क्या होगा बच्चे,
समझ गए मैं क्या पूछना चाह रही हूँ? मैम 5 क्रॉस 2। जब मैंने A2 और A3 को मल्टीप्लाई किया, A2 इंटू A3 मतलब एक तो मैट्रिक्स थी मेरी 5 इंटू 5 की और दूसरी मैट्रिक्स थी मेरी कौन सी 5 इंटू 2 की। मुझे डायमेंशंस बता दो बच्चे क्या आती है। मेरा क्वेश्चन समझ गए? मैम 5 क्रॉस 2। 5 क्रॉस 5 2। into 2. हाँ, यही आते हैं कि नंबर ऑफ रोज पहली वाली के इक्वल होते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड वाली के इक्वल होते हैं। ये मेरी रिजल्टिंग मैट्रिक्स है। तो अब मेरे ये वाले 50 तो किसके लिए चाहिए थे? सिर्फ A2 को A3 से मल्टीप्लाई करने के लिए। इसको मैं साथ लेके चल रही हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना है? A1 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 5 इंटू 2 के साथ। जो भी वो मैट्रिक्स थी उसको हम C मान लेते हैं कि दिस इज C और C की डायमेंशन क्या है? C की डायमेंशन है जी 5 इंटू 2। ये मेरे सेक्शन है जो रिजल्ट आया था A2 इंटू A3 का। अब मेरी A1 वाली मैट्रिक्स की डायमेंशन क्या है? 4 इंटू 5 और उसकी डायमेंशन क्या है? 5 इंटू 2। तो लेट्स कैलकुलेट कितना हुआ? 4 इंटू 5 इंटू 2 और ये प्लस 50 पीछे से चला आ रहा था। 4 इंटू 5 इंटू 2 कितना हुआ बच्चे? 5 4 20 इंटू 2 इज 40 प्लस 50 इज इक्वल टू मेरे को कितनी मल्टीप्लीकेशंस लगी? 90। ये कौन सी पैरेंथाइजेशन में था? जब मैंने ऊपर वाली यूज किया कि पहले मैंने A2 को A3 से किया, फिर जो उसका रिजल्ट आया उसको किससे किया? A1 से किया। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। अब इसमें और बता दो बच्चे, मुझे A1 को A2 से करना है, कितनी मल्टीप्लीकेशन लगेगी? 4 इंटू 5 इंटू 5, यही होगा ना? 4 इंटू 5 इंटू 5, राइट? तो ये मेरा हो गया 5 5 25 25 इंटू 4 इज 100, राइट ना? Yes, ma'am. यस ये मैम। हो गया मेरा A2 इंटू A3 के लिए। अब ये तो मेरा पुराना चला जाएगा, आगे चलता जाएगा। ये क्या हो रहा है? इसको ऐसे प्लस। अब मेरा इसका रिजल्ट आएगा, उसकी डायमेंशंस क्या होंगी बच्चे? आप बता दो मुझे। ये वाली डायमेंशन C की डायमेंशन क्या होगी? A1 इंटू A2 4 इंटू 5, यही डायमेंशंस होगी। यस मैम। अब A3 की मेरी डायमेंशंस कितनी है? 5 इंटू 2। ये तो A3 की मेरी डायमेंशंस है 5 इंटू 2। अब A3 की डायमेंशन 5 इंटू 2 है, जो रिजल्ट था उसकी डायमेंशन कितनी थी? 4 इंटू 5। 100 मेरा पीछे से चला आ रहा है, तो मेरे को इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए कितने लगेंगे? 4 इंटू 5 इंटू 2। ये क्या लगेंगे? स्केलर मल्टीप्लिकेशन, विच इज इक्वल टू 40 इज इक्वल टू 140। तो मतलब जब मैंने ये सेकंड वाली पैरेंथाइजेशन यूज की, दैट इज A1 को पहले A2 से किया और फिर उनके रिजल्ट को किससे किया? A3 से। तो मुझे कितनी मल्टीप्लिकेशन लगी थी? 140 मल्टीप्लिकेशन। और जब मैंने पहले वाली यूज की थी उसमें मुझे कितनी मल्टीप्लिकेशन लगी थी? हो सकता है कहीं गलती हुई हो, तो मैं आपके साथ ही कर रही हूँ। उसमें मुझे लगी थी 90। तो कौन सी पैरेंथाइजेशन बेटर है? मैम फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाली ना? तो मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन में बेसिकली हम ये पैरेंथाइजेशन ही ढूंढ रहे हैं कि हम किस सीक्वेंस में मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें, कौन सी पैरेंथाइजेशन यूज करें कि जो नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशंस है वो कम से कम मुझे लगे। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। लेट्स गो बैक टू माय राइटिंग कि उसमें जैसा दिख रहा है बच्चे उसी से काम चलाते हैं एक बार ना। यही मैंने वो समझा दिया जो इस पे लिखा था। A sequence of n matrices given to you for multiplication A1 into A2 into A3 up to AN। और ये मैंने लिखा है यहाँ की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है कि कोई भी पैरेंथाइजेशन मैं यूज कर लूं, चाहे A1 को पहले A2 से करूं, चाहे मैं पहले A2 को A3 से करूं, जो मेरा रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी वो सेम आएगी। जो रिजल्टिंग मेरी मैट्रिक्स है वो सेम आएगी। आगे मैंने वही 3 मैट्रिसेस का समझाया है। इफ you have 3 matrices A1 into A2 into 3 to be multiplied, तो पैरेंथाइजेशन कौन सी हो सकती है? जो मैंने वहां उस स्लाइड में समझाया है वो ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आई हैव रिटन कि दे शुड बी कंपैटिबल। कंपैटिबल का मीनिंग है नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड। जब मैं ये शेयर करूंगी आपके साथ, इसकी मैं दोबारा पिक लेके फिर भेजूंगी। ओके, आगे मैंने बताया है कि नंबर ऑफ मुझे वो क्या चाहिए, दैट इज
स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वो मैंने आपको वहां समझा दिया कि अगर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो D0 into D1 into D2, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन व्हिच इज रिक्वायर्ड. ये मैंने यहाँ पे समझा भी दिया है कि if A is 2 cross 3 and B is 3 cross 4, then total scalar multiplications which are required for computing the product of A into B is 2, that is D0 into 3, that is D1 into 4, that is D2. तो टोटल कितनी हो गई 20. यहां तक कोई डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. ओके, ये मैंने आगे बता दिया कि ये जो मैंने आपको वहां समझाया ना वही है कि पैरेंथाइजेशन जो है वो क्या पॉसिबल है. ये मैंने सेम वही सब कुछ समझाया है अच्छी सी राइटिंग में यहाँ तक, तो कि A1 into A2 into A3 कर लिया या फिर A1 into A2 into A3. ये मैंने टोटल मल्टीप्लिकेशन यहाँ निकाली है. तीनों की मैंने आपको डायमेंशन दी हुई है कि A1 है वो 2 into 3 है, A2 है वो 3 into 4 है और A3 है वो 4 into 3 है. कंपैटिबल है वो चेक कर ली. कंपैटिबल के बाद मैंने चेक किया कि टोटल मल्टीप्लिकेशंस कितनी चाहिए थी. फर्स्ट केस में मैंने फर्स्ट पैरेंथाइजेशन यूज की, उसमें मुझे चाहिए थी 54, और जब सेकंड वाली यूज की दैट इज A1 into A2 into A3, उसके लिए मुझे चाहिए थी यहाँ पे आ गई 48. तो ऑब्वियसली आई कैन से कि जो कम मल्टीप्लिकेशन मुझे चाहिए थी वो किस में चाहिए थी, सेकंड वाली में. वो जरूरी नहीं है कि हमेशा सेकंड वाली बेटर आए या फर्स्ट वाली, वो डिपेंड करेगा हमारी मैट्रिसेस की डायमेंशंस पे डिपेंड करेगा कि कौन सी पैरेंथाइजेशन बेटर है. यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? No, ma'am. ठीक है. सो इट विल डिपेंड ऑन द डायमेंशंस ऑफ द मैट्रिसेस कि कौन सी पैरेंथाइजेशन हम यूज करें. तो ये मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन वाली जो हमारी ये प्रॉब्लम है या ये जो भी हम कर रहे हैं ये बेसिकली किसके लिए है? वी आर फाइंडिंग आउट द पैरेंथाइजेशन जिसमें मुझे कम से कम मल्टीप्लिकेशंस लगे, which will need the least number of multiplication. इसमें हम एक्चुअली में मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट फाइंडिंग आउट द ऑप्टिमल पैरेंथाइजेशन. हम बेस्ट पॉसिबल पैरेंथाइजेशन मतलब जो ये वाला है ना, जो यहाँ पे ये किया है, ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि कौन सी बेस्ट पॉसिबल है, कौन सी पैरेंथाइजेशन हम यूज करें जिसमें मेरा टाइम जो है वो कम लगे. दैट इज वी आर फाइंडिंग द ऑर्डर और पैरेंथाइजेशन. सो ये फिर से गंदी फोटो है पर फिर भी उससे बेटर है. तो आई एम सेइंग अब आप सारी तो मैनुअली ट्राई नहीं कर सकते. ये तो तीन ही मैट्रिसेस थी, उसकी दो पैरेंथाइजेशन बनी, हमने ट्राई कर. मान लो आपके पास n गिवन है, दैट इज लेट इट बी कि 10 मैट्रिसेस हैं, 5 गिवन है, 18 गिवन है. तो उसकी सारी पॉसिबल परमुटेशंस को तो मैं नहीं ट्राई कर सकती मैनुअली. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली आई नीड टू फाइंड सम वे, सम फॉर्मूला जिससे मुझे वो मिल जाए. उससे पहले आते हैं कि नंबर ऑफ पॉसिबल पैरेंथाइजेशन कितनी हो सकती है. दैट इज 2n-1 into cn-1 divided by n. दैट इज कि अगर मुझे 5 मैट्रिसेस के लिए निकालना है कि कितनी मुझे मल्टीप्लिकेशन चाहिएगी, तो ये कैलकुलेशंस किया, मेरे पास आ गया 40. मतलब 5 मैट्रिसेस के लिए सिर्फ अगर 5 ही हैं तो मुझे मेरी पॉसिबल जो पैरेंथाइजेशंस हैं वो कितनी हो सकती हैं? 14. तो अगर मैं मैनुअली कैलकुलेट करने बैठूं कि कितने उसको कौन सी पैरेंथाइजेशन को कितने स्केलर मल्टीप्लिकेशन लगे, तो इट विल नीड आवर्स. मेरी तो मल्टीप्लिकेशन स्लो है तो मेरे को तो घंटा लग जाएगा उसमें. सो तो दैट इज नॉट पॉसिबल टू डू मैनुअली कि सारी पॉसिबल पैरेंथाइजेशन इसको मैं मैनुअली. सो वी नीड सम मेथड टू फाइंड आउट द पॉसिबल पैरेंथाइजेशन. उसके बाद मैंने ये सबको समझा दिया. ये पहले वाला एक बार भूल जाओ कि मिनिमम में मैंने क्या लिखा है. ये मैंने समझा दिया कि अगर मुझे दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, लेट मी गो बैक टू द सेम पीपीटी, वहीं पे मैं चेंजेस कर सकती हूँ. ओके, अगर मुझे दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ दो मैट्रिसेस कौन सी थी? मेरी थी मान लो A1 और दूसरी थी मेरी A2. तो मेरा A1 की डायमेंशन क्या है? मैंने लिखा है D0 और
D1. Let me copy it from here कि मेरी A1 की डायमेंशन क्या है? मेरी A1 की डायमेंशन है D0 और D1 और A2 की डायमेंशन क्या है? D1 into D2. इनको मुझे मल्टीप्लाई करने के लिए कितने मेरे को डायमेंशन चाहिए? मान लो A1 को मैंने लिख लिया AI, तो यहाँ पे क्या हुआ? DI माइनस 1 और ये क्या हो गया? लेट इट बी DI, अगर वो DI माइनस 1 ये है मान लो AJ और AI और AJ को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो पहली डायमेंशन तो सेम होगी DI और DI और दूसरी डायमेंशन मेरी चेंज हो सकती है, लेट इट बी DJ. यहाँ तक समझ आ गया? A1 की डायमेंशंस क्या थी बच्चे? D0 into D1. तो मैंने D0 की जगह क्या लिख लिया? DI माइनस 1. एक कमी है ना उससे. और जो A2 थी उसकी डायमेंशन क्या थी? A2 की डायमेंशन थी D1 into D2. मतलब एक कम ही थी तो DI into DJ. तो मेरे को कितने मल्टीप्लिकेशन चाहिए? इसके लिए D0 into D1 into D2. ये मेरी टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन है जो मुझे चाहिए किसके लिए? AI into AJ. यहाँ तक कोई डाउट है? No, ma'am. ठीक है. अब आपकी पैरेंथाइजेशन जब यूज करेंगे तो यही सेम फॉर्मूला तो यूज नहीं होगा, तो उसके लिए हम क्या करें? फॉर्मूला जो हमने लिखा है, let us come back to this. So this will be, ये एक बार अगर मिनिमम वाला भूल जाओ, लास्ट में देखो मैंने क्या लिखा है, वही लिखा है ना, CIJ. ये मल्टीप्लिकेशन बता रही हूँ कि कितने चाहिए. This will be equal to DI minus 1 into DK into DJ. DK मैंने किसको मान लिया? इस वाली सेकेंड वाली डायमेंशन को मैंने क्या मान लिया? DK मान लिया into DK into DJ. ये DK क्यों लिया है, DI क्यों नहीं लिया? That I will tell you. और ये मैंने यहाँ लिख दिया कि DI minus 1 and DI are dimensions of AI. CIA means number of multiplication required for multiplying AI into AK. ये मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि this is the number of multiplication which is, और भी गंदी फोटो है, देखने तो दोबारा है क्या? जल्दी का काम शैतान का. ओके चलो लेट मी ट्राई. A1 को मैंने लिखा हुआ है D0 into D1. मैं पहले 4 मैट्रिसेस से आपको इसको समझा देती हूँ, देन यू कैन जर्नलाइज इट. A1 को मैंने लिखा D0 D1. A2 की डायमेंशन क्या होनी चाहिए राजेश? D1 तो एज इट इज आएगा, दूसरी डायमेंशन कोई D2 हो सकती है. A3 की डायमेंशन क्या होनी चाहिए? D2 एज इट इज आएगा, सेकंड डायमेंशन लेट इट बी D3. A4 की डायमेंशन क्या है? D3 एज इट इज, लास्ट डायमेंशन क्या हो सकती है? इट कैन बी D4, लेट इट बी D4. वो सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है. मैंने सेम वालों को लिख लिया कि वो सेम है, दूसरी डायमेंशन से मुझे कोई मतलब नहीं. यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? मैं ये समझा रही हूँ कि हमने कैसे कैलकुलेट करना है. एनी डाउट? No, ma'am. मैं उस पे भी करके दिखाती रहूंगी बार बार. अब मैंने आपको क्या बोला कि आपकी पॉसिबल पैरेंथाइजेशन क्या है. अब जब k is equal to 1 है, यहाँ पे आओ, जब मैंने लिखा C1, 4 और यहाँ मैंने लिखा C1, 4 का मीनिंग है मैं A1 into A2 into A3 into A4 कर रही हूँ. मैंने आगे की पैरेंथाइजेशन डिस्कस नहीं की. C1, 4 का मीनिंग है जब मैं इन चारों को मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे कितनी कितनी मेरे को मल्टीप्लिकेशंस चाहिए हो सकती है. तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? लेट मी गो बैक टू दिस. सॉरी, यहाँ पे आपको ना मैं लिख के नहीं दिखा पा रही हूँ, मेरी आज का डिसएडवांटेज हो गया आज के लेक्चर का. लेट मी गो बैक टू दिस ओनली. ओके, अब आपका क्या हो जाएगा? पॉसिबिलिटीज क्या है? मैंने आपको बोला कि आपको कितनी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है? 1 से लेके 4. डायमेंशंस मैंने लिख दी थी, क्या थी? D0, ये था D1 और फिर दूसरे की थी D1, D2. ये सबको पता है क्यों है, D2 और फिर D3 और लास्ट वाले की थी D3, D4. अब C14 जो पॉसिबल पैरेंथाइजेशंस हैं वो कौन सी हो सकती है? C14 कैन बी इक्वल टू, मैं कौन सी पॉसिबिलिटीज ले सकती हूँ कि मैंने पहले किस किस को मल्टीप्लाई कर लिया. मैं एक बार बता रही हूँ आपको कि मैंने 1 को अलग रखा
और 1 को मैं बाद में मल्टीप्लाई कर रही हूँ, और दूसरा क्या है प्लस में मैं कर रही हूँ कि हो सकता है मैं बाकियों की कोई भी कॉम्बिनेशन यूज कर रही हूँ, 2 से लेके 4 तक मैं नहीं बता रही आपको मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया है, वो मैं ऐसे यूज कर रही हूँ कि 1 को जो भी मेरा रिजल्ट आएगा 2 से 4 को मल्टीप्लाई करने का, फाइनली मैं उसको किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ 1 से। तो ये तो मेरा हो गया एक पैरेंथेसाइजेशन। प्लस इसमें क्या आएगा जो मैंने बोला था ना कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करने का क्या मेरे को मतलब कितना टाइम चाहिए, तो दैट विल बी d0 इनटू b c24 का जो भी कोई आएगा। अब आप यहां देखो ये क्या है, अगर मैं इसको k मानू, इफ आई से कि दिस इज k, तो ये क्या है राधे k प्लस 1 है। तो मेरा मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, दिस विल बी d0 इनटू dk, और लास्ट में मेरा क्या होगा, लास्ट की मेरी कौन सी है इसमें d4। तो अगर मैं इनको जर्नलाइज कर दूं कि दिस इज फ्रॉम i, दिस इज j, और मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा i से k, और k प्लस 1 से लेके मैं कहां तक जा रही हूँ j। जब मैं k प्लस 1 से j तक जो भी मल्टीप्लाई करूंगी उसकी मेरी डायमेंशन क्या आएगी ऑब्वियसली बच्चे, जो k प्लस 1 वाली जो पहली मेरी मैट्रिक्स थी उसकी नंबर ऑफ रोज लेगा, और लास्ट वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स लेगा। नहीं समझ आया है तो लेट्स कम बैक टू दिस। जब हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया था, ये थी मेरी 4 जो भी ये थी, आप बता दो मुझे रिजल्टिंग मैट्रिक्स डायमेंशन क्या होगी। जब A2 और A3 को मल्टीप्लाई किया मेरी डायमेंशंस आ गई 5 इंटू 2। ये आ गया जी मेरा किसके लिए, A2 और A3 को मल्टीप्लाई करने से। जब मैंने A2 और A3 को किससे मल्टीप्लाई किया, A1 से। A1 की डायमेंशन क्या थी बच्चे, A1 की डायमेंशन क्या थी राजे, कहीं लिखा है हमने मैम 5 क्रॉस 5। मैम कहाँ लिखी, मैंने कहीं लिखी तो थी, मैम हाँ ये 4 क्रॉस 5 है ना, तो ये मेरी थी 4 क्रॉस 5। तो जो इनका रिजल्ट होगा उसकी डायमेंशन क्या होती है बच्चे, रोज तो पहले वाली के इक्वल होती है और कॉलम हमेशा लास्ट वाली के इक्वल होता है। अब इसको वापस स्टार्टिंग पे आओ, अगर मैं इस पूरी उसकी बात करूं कि पूरे मैंने जब इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरी डायमेंशंस क्या थी, फर्स्ट मैट्रिक्स थी 4 क्रॉस 5, दूसरी थी 5 क्रॉस 5, तीसरी थी 5 क्रॉस 2। जो फाइनल मैट्रिक्स मेरे पास आई उसकी डायमेंशन क्या मिल रही है मुझे, उसकी मतलब पहले वाली मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज थी वो सेम एज इट इज रिजल्टिंग मैट्रिक्स में रहेंगी, और जो भी लास्ट मैट्रिक्स थी उसके नंबर ऑफ कॉलम्स जो थे वो मेरी रिजल्टिंग मैट्रिक्स के कॉलम्स रहेंगे। तो यही मैंने यहाँ लिखा है d0 इंटू डी के, बिकॉज ये डी के इक्वल ही होगा, और लास्ट में मेरा आ जाएगा बीच। ये अभी एक है, अभी मतलब ये एक है। C11 आप खुद बताओ बच्चे, C11 का मीनिंग है मैं A1 से लेके A1 तक मल्टीप्लाई, ये जो CIK मैंने लिखा है या CIJ मैंने लिखा है इसका मतलब है, लो मैं पहले वापस ऐसे करूं, 1 से लेके 4 तक A1 A2 A3 A4 इन चारों को मल्टीप्लाई करने के लिए जो टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन चाहिए। C11 का मीनिंग क्या हुआ कि मैं A1 से लेके और कहां तक A1 तक मल्टीप्लाई कर लूं, A1 से लेके A1 तक तो करना ही नहीं है, तो टोटल मल्टीप्लिकेशंस कितनी होंगी 0। तो आई कैन से C11 और C22 ये जो भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये मेरे हमेशा इनको मल्टीप्लाई चाहिए, कहां तक मल्टीप्लाई करना है A22। तो इस सीक्वेंस में कितनी मैट्रिसेस आई, एक ही मैट्रिक्स आई ना, तो एक मैट्रिक्स को तो मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, तो मेरे मल्टीप्लिकेशंस कितने आ गए 0। अब आते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे आपका लिखा कि मुझे फाइंड आउट करने हैं C1 से लेकर 2 तक कितने मैट्रिसेस, कितने मल्टीप्लिकेशन लिखे। C1 से लेकर 2 तक तो मेरी एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है कि मैं A1 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, कहां तक A1 से लेके मैं A2 तक जा रही हूँ। A1 से लेके A2 तक जाने के लिए मुझे कितने मल्टीप्लिकेशन चाहिए, B0 इंटू B1 इंटू B2। हाँ जी बच्चे यही चाहिएगा ना। Yes, ma'am.
ठीक है, तो दिस इज कि मेरा इस केस में तो मिनिमम क्या है, यही मिनिमम है। सेम वे 2,3 जहां पे डिफरेंस जो है मेरा क्या है, सिंगल डिफरेंस है। मैंने यहाँ लिखा 2,3, उसमें भी मुझे कितने मल्टीप्लीकेशन चाहिएंगे, इट मींस आई एम मल्टीप्लाइंग फ्रॉम A2 टू A3। तो मुझे कितने, A2 की डायमेंशन क्या होती है, उससे एक कम, दैट इज B1 इंटू B2 इंटू B3। ये मेरा हो गया कि C23 का। सेम वे आई विल फाइंड आउट 3,4। 3,4 की मतलब क्या हुआ, A3 से लेके मैं A4 तक मल्टीप्लाई कर रही हूँ। मल्टीप्लीकेशन कितनी होगी, B2 इंटू B3 इंटू B4। वापस चलेंगे उस पे, अभी एक बार यहाँ पे ये हो गया मेरा। जब मैंने सिंगल 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ये मैंने फाइंड आउट कर लिए। अब आपकी ये आपने फाइंड आउट कर ली, इनमें तो मिनिमम आ ही नहीं रहा। अब आपका मान लो कि मैंने फाइंड आउट करना है, मैंने बेसिकली लास्ट में जाके तो क्या फाइंड आउट करना है, लास्ट में तो मुझे फाइंड आउट करना है 1 से लेके 4 तक वाला, पर उससे पहले मुझे स्टेप्स चाहिए। तो अगर आप ऑप्टिमल वाला पढ़ा होगा ना, वो भी नियरली सेम ही फॉलो करता है। 1 से लेके मैंने लिख दिया 3। 1 से लेके 3 को कितने मल्टीप्लीकेशन चाहिए, तो आपको मैंने बोला था कि 3 मैट्रिक्स हैं, तो कितनी पैरेंथाइजेशंस पॉसिबल है, 2। अब यहाँ पे देखो 2 ही मैट्रिक्स थी, या तो A1 और A2 थी, या A2 A3 थी, या A3 A4 थी। एक ही पैरेंथाइजेशन पॉसिबल थी ना, तो उसमें तो मुझे मिनिमम लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसमें मेरा क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगी किस केस की, कि मैंने पहले C1 को तो अलग रखा, 1 से लेके 1 तक अलग रखा, और मैंने क्या कर दिया, फाइंड कैलकुलेट कर दिया किसको, C कहां से कहां तक मल्टीप्लाई कर रही हूं मैं, 2 से लेके 3 तक, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। और फाइनली इसमें मैं क्या ऐड करूंगी, फर्स्ट मैट्रिक्स को। जब मैं इस, हाँ जी बच्चे अब नहीं समझ आए तो आप पूछ लो। इसका मतलब है मेरी कौन सी पैरेंथाइजेशन है राजे, इसका मतलब है मेरी पैरेंथाइजेशन है A1 इंटू A2 इंटू A3, ये वाली पैरेंथाइजेशन है। A2 इंटू A3 को कितने चाहिए मल्टीप्लीकेशन, वो मैं कहां से ले लेती हूँ, वो मैं ले लेती हूँ C2 C3 से, C2, 3, यही है ना, C2, 3। तो इसको मुझे कितने मल्टीप्लीकेशन चाहिए, वो मेरे यहाँ पे गिवन है, मैं C2 3 वाले फॉर्मूला से डायरेक्ट ये ले लेती हूँ। और मैं साथ में क्या ऐड करूंगी, C11। ये C11 क्यों ऐड किया है, ये जो जर्नलाइज करते हैं ना फॉर्मूला को, उसके लिए मुझे चाहिए। अभी आप भूल जाओ। प्लस में मेरा क्या आ जाएगा, D0, जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो D0 इंटू D1 इंटू में लास्ट वाला मैट्रिक्स, लास्ट वाला दैट इज डायमेंशन, दैट इज D3। ये तो एक पॉसिबिलिटी है। और क्या हो सकती है, कॉमा लगा के यही लिख लेते हैं कि दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है मेरे इसकी, दूसरी पॉसिबिलिटी, लेट मी एनलार्ज इट, दूसरी पॉसिबिलिटी है मेरी, हाँ जी बच्चे दूसरी पॉसिबिलिटी बताओ, मिनिमम या तो C11, या फिर मैं क्या करूं, C को 1 से लेके 2 तक मैं मल्टीप्लाई करूं, तो भी कुछ आया, प्लस में मैं करूं C को 2,2, मतलब मैं 2 को 2 से ही कर दूं, उसका मतलब कुछ मुझे नहीं लग रहा, प्लस अब मुझे C12, C यहाँ पे लिख लो, C12 1 से लेके 2 तक मल्टीप्लाई करने के लिए जो भी मुझे टोटल मल्टीप्लीकेशन लगी थी, वो तो मैं इस फॉर्मूला से ले लूंगी, C12, ये वाली चीजें तो मेरे इस फॉर्मूला से आ गई। और अब मेरा जो भी इसका रिजल्ट था, उस रिजल्ट को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है, C22 से। अब हाँ जी, C22 में मैम C33 नहीं होगा, हाँ 3, यही बोल रहे थे क्या, यस मैम, हाँ थैंक यू, सुन रहे हो इसका मतलब। हाँ जी मुझे ये बता दो, फाइनल वाली मैट्रिक्स में कितनी डायमेंशन होगी बच्चे, पहले वाले की रोज होंगी, डन। और क्या होगा, अब कॉलम्स मान लो किसके किसके कॉलम्स किसके इक्वल होते हैं, लास्ट वाले के। तो मैं ये भी एक बार यहाँ पे बीच में छोड़ देती हूँ थोड़ी सी स्पेस, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इंटू D3। कहां पे कॉल आएगा, ये बता D2, ठीक है।
K है एज इट इज वो यहाँ आ जाएगा, दैट इज D2, मतलब सेकेंड वाली मैट्रिक्स के कॉलम्स। ये हो गया मेरा एक फॉर्मूला। और ये मिनिमम, इनमें से जो वैल्यू छोटी होगी वो मेरी किसमें चली जाएगी, 1,3 में। और भी पॉसिबिलिटीज है कि मैं C क्या निकाल रही हूँ, 2,4 निकाल रही हूँ। 2,4 की वैल्यू का हो क्या होगी, मिनिमम ऑफ क्या हो सकती है बच्चे, मैं कि C 2,2 को अलग, ये भी वही तीन ही मैट्रिसेस हुई ना, 2, 3 और 4, तो कितनी पैरेंथाइजेशंस पॉसिबल है, दो ही पॉसिबल है। 2 को मैंने वहीं रख लिया और यहाँ पे क्या कर दिया, 3,4। ये बच्चे ये वाली चीज आप लिख लेना, ये वैसे चलो लिख लेते हैं, क्या आएगी 2,2, इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी होती है, D1। इनटू में क्या आएगा, हाँ जी बच्चे, इनटू में क्या आएगा, D2 D3, इनटू में आएगा D4, कॉमा दूसरी पैरेंथाइजेशन पॉसिबल क्या है कि मैंने 2 से लेके 3 तक को अलग मल्टीप्लाई किया और फिर जो उसका रिजल्ट आया उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 वाली मैट्रिक्स। ठीक है, 4 वाली मैट्रिक्स से आपकी पॉसिबिलिटीज क्या क्या आएंगी, या मतलब फाइनल मुझे कितनी चाहिएगी, B1। B1 आप ये मान लो कि फर्स्ट और लास्ट तो मेरा एज इट इज रहेगा B1, और लास्ट की लास्ट डायमेंशन क्या है, B4। बीच में क्या आएगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, इस K पे डिपेंड करेगा कि इस K की वैल्यू क्या है। तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, D3। नहीं, ये मेरा कुछ D1, ये मैंने एक जगह गलत लिखा है, या तो यहाँ D1 इंटू D2, ठीक है, एंड दिस विल बी D1 इंटू, सॉरी बच्चे कुछ गड़बड़ कर रही हूँ, D2 एंड दिस इज सॉरी D। ये आपकी पॉसिबिलिटीज है। तो ये जर्नलाइज नहीं किया है अभी हमने। अब फाइनली मुझे निकालना क्या है, फाइनली मुझे निकालना है 1,4। और कोई पॉसिबिलिटी रह गई क्या बच्चे, No, ma'am. और कोई पॉसिबिलिटी बची, बोलो तो। No, ma'am. बच्चे 1 और 2 को मैंने अलग किया, 3 और 4 को मैंने अलग किया, वो मैंने यहाँ कहीं लिखा ही नहीं है। तो आपकी दूसरी पॉसिबिलिटी क्या प्रेजेंट है, या क्या पॉसिबल है कि मैंने कर दिया, मैं यहाँ पे एक बार डायरेक्टली लिख रही हूँ, इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1, 2 को अलग, 3, 4 को अलग, मतलब वो भी एक पॉसिबिलिटी आएगी। और वो भी हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ जो K की वैल्यू, अब तक हमने K की वैल्यू सिर्फ क्या ली है, या तो 1 से लेके ये देखो यहाँ पे 2 तक ली है, या फिर मेरी आई है 3 तक। मैंने वो पॉसिबिलिटी तो ली नहीं ना कि मैंने पहले क्या किया, पहले मैंने मल्टीप्लाई किसको किया, A1 को A2 से किया, और फिर जो मेरा रिजल्ट आया उसको किससे मल्टीप्लाई किया, A3 और A4 के रिजल्ट को। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो जो C14 की वैल्यू है, आई कैन राइट कि दिस विल बी, क्या होगी ये, मिनिमम। किसका मिनिमम, कुछ वैल्यूज का मिनिमम। अब आपकी जो K वाली वैल्यू है, आप बताओ, मैं यहीं पे लिख रही हूँ, K जो है वो कौन सी वैल्यूज ले सकता है, हाँ जी बच्चे, K कौन सी वैल्यू ले सकता है, 1 ले सकता है, K कैन टेक 2, K कैन बी 3, ये तीनों वैल्यूज ले सकता है ना। मैं कौन सी कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकती हूँ, C11, C12, C13। अगर मैंने यहाँ स्टार्टिंग में लिख दिया C44, पॉसिबल ही नहीं है ना, 1 से 4, मतलब वो तो मेरा फाइनल रिजल्ट है, मींस मैं K की 4th वैल्यू को ट्राई नहीं कर सकती। तो दिस कैन बी कि K मेरा कहां से स्टार्ट हो सकता है, I से, दैट इज अगर मैं इसको फर्स्ट वाली मैट्रिक्स को I लिखती हूँ तो K कैन स्टार्ट फ्रॉम I, और K कहां तक जा सकता है, J से 1 कम तक। J से 1 कम तक क्यों जाएगा, उसका प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 1,4, इसका मतलब तो वही हो गया ना बच्चे जिसको मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, तो वो तो कोई एक परम्यूटेशन हुआ ही नहीं। तो K कैन नॉट टेक द वैल्यू ऑफ J। तो K की वैल्यू कहां से आएगी, 1 से लेके 3,
means I can say कि k can vary from I to j minus 1, यहाँ तक मेरा जा सकता है। अब मैंने क्या वैल्यू लेनी है, मिनिमम वैल्यू लेनी है। कहां से क्या पॉसिबिलिटीज है, i कॉमा k, ये मेरी पॉसिबिलिटी है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा k प्लस 1 कॉमा j, और ये मेरी क्या है d0 इंटू dk इंटू dj। अब ये देख लो d0 मतलब जो भी फर्स्ट मैट्रिक्स, तो मैं इस d0 की जगह इसको क्या लिख लूं, vi माइनस 1 लिख सकती हूँ। हाँ जी बच्चे, पहले ये कौन था, आप देखो ये मेरा था d0 था, तो उस केस में मैट्रिक्स कौन सी थी, C मतलब A1 मैट्रिक्स थी, तो A1 से एक कम होता है, तो दिस आई कैन राइट एज I माइनस 1। यहाँ पे भी देख लो हम किस किस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2,4, 2 से लेके फोर्थ वाली मैट्रिक्स तक, तो ये मेरी डायमेंशन क्या आ रही है, 2 है, यहाँ पे 2 था, C2 था, तो यहाँ पे डायमेंशन क्या है 2 माइनस 1। यहाँ पे आओ डायमेंशन क्या था, या ये मैट्रिक्स क्या लिखी हुई है मैंने फॉर्मूला C1,3, तो यहाँ पे मेरी फाइनल वाली मैट्रिक्स में या फाइनल यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसमें क्या आ रहा है, 1,3 में 1 में से एक माइनस कर दें, दैट इज I माइनस 1। यहाँ पे क्या आ रहा है, इनटू में dk, और यहाँ लास्ट में क्या आ रहा है, इनटू में dj। इज इट क्लियर अप टू दिस? Yes, ma'am. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मुझे भी पता है। तो ये आपका जर्नलाइज फॉर्मूला है कि जो वैल्यू है, मैं वो वैसे नहीं लिख पा रही हूँ, वापस कैम स्कैनर उस पे चलेंगे हमारी पीडीएफ पे। तो जर्नलाइज जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, इट विल बी मिनिमम ऑफ दिस k कैन हैव द वैल्यूज फ्रॉम I टू j माइनस 1, और वैल्यूज क्या हो सकती हैं, C I के मतलब सारी परमुटेशन कॉम्बिनेशंस। अब शायद वापस उस पे चलेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, बस इतना ही कराऊंगी और मैं नहीं कराऊंगी, आपका अत्याचार हो जाएगा नहीं तो आप पे। यही लिखा है बच्चे, C14, जो C14 चार ही मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मिनिमम किसके इक्वल होगा, 1 से k तक, और यहाँ पे k की वैल्यू क्या हो सकती है, इट कैन टेक द वैल्यूज फ्रॉम 1 to 3, मतलब j से एक कम वैल्यू होगी। और ये क्या लिखा है, k प्लस 1 कॉमा 4, ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है कि वह 1 से k तक जा रही हो, k की वैल्यू क्या हो सकती है, 1,1 हो सकता है, दिस कैन बी 1,2, दिस कैन बी 1,3, दैट्स इट। और इधर मेरी ऑटोमेटिकली बाकी बची, अगर यहाँ पे k की वैल्यू 1 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, C2,4, और ये मैंने आपको समझा दिया कि ये क्या आएगा, D0 इंटू dk इंटू D4। ये जर्नलाइज नहीं है, ये सिर्फ चार मैट्रिसेस के लिए, इसी को जर्नलाइज करोगे तो जो मैंने वहां लिखा है वो आपका आ जाएगा। और आपका अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इसमें k की सारी पॉसिबल वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसी वजह से वहां रह गई थी। k की वैल्यू कैन बी 1, k अगर 1 है तो इसका मतलब कौन सी पैरेंथाइजेशन हो गई कि A1 को मैंने अलग लिखा है और A2, A3, A4 को मैंने अलग मल्टीप्लाई किया, उसका जो रिजल्ट आया उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, A1 से। मुझे नहीं पता 2, 3, 4 में उसने कौन सी पैरेंथाइजेशन यूज की है। A अगर 2 है मतलब 1 को 2 से किया, फिर 3 को 4 से किया, और इन दोनों का जो रिजल्ट आया उनको आपस में मल्टीप्लाई किया। A अगर 3 है, इसका मतलब है मैं 1 से लेके पहले 3, A1 इंटू A2 इंटू A3, इन दोनों तीनों को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, किस सीक्वेंस में, वो आगे C13 बताएगा, वहां से कौन सी वैल्यू मिनिमम मिल रही है, प्लस C44, और ये मेरी जो भी मल्टीप्लिकेशन है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, और ये मेरा आ गया, ये आ गया मेरी पॉसिबल पैरेंथाइजेशन की। k इज इक्वल टू 1 का मतलब है ये वाला, k इज इक्वल टू 2 का मीनिंग है दिस वन, k इज इक्वल टू 3 का मीनिंग है ये। लेट्स सॉल्व इट। तो जब हमने सॉल्व किया, किसके लिए सॉल्व किया है, किसी मैट्रिक्स के लिए, C24, नहीं पहले इनको ले लेते हैं, C24 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से लेके मैं 2 तक गई, 3 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई किया, या मैं क्या कर रही हूँ, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 4 को मैं अलग रख रही हूँ। ये मैंने समझा दिया है पहले ही कि C11 विल बी 0 बिकॉज A1 से लेके A1 तक कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा।
तो सेम वे जो डायगोनल है C22, C33, C44, ये सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0। और भी गंदी फोटो आ गई है, ये और भी गंदी, कोई मतलब सही आज मैंने किया ही नहीं। ओके ओके, आई हैव डन इट। तो लेट मी, यही है सेम ये वाली फोटो। ये मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैंने नहीं किया इसमें बिकॉज टाइम लग रहा था। मान लो कि A1 मेरा था 3x2, A2 था 2x5, A3 था 5x2, A4 था 2x3। ये मेरी डायमेंशंस है। तो A1 की डायमेंशन को मैं क्या लिखूंगी, D0 और D1, A2 को D1 D2, A3 को D2 D3, A4 को D2 D3 D4, C11 C22 C33 C44 0। अब ये जो आपको फोटो दिख रही है ना, इसमें मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे इसमें कौन सी चीज निकालनी है, मेरा इसमें मुझे बेसिकली निकालना क्या है, ये वाली वैल्यू निकालनी है, C14 वाली वैल्यू निकालनी है, C14 की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी इसको सॉल्व करेंगे हम हमेशा क्या करेंगे, हम हमेशा ये मैट्रिक्स बना के इस पे ही ट्राई करना है हमें। सो दिस इज कि ये वाली मैट्रिक्स मेरी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि अगर आपने ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री वाला वीडियो ध्यान से देखा होगा तो उसमें आपको पता लग गया होगा कि ये कैसे करना है। तो ये सारी वैल्यूज क्या है, मेरी 0 है। C11 is 0, C12 is 0, C22 is 0, C33 is 0, C44 is 0। फाइनल जो मुझे वैल्यू निकालनी है वो C14 की निकालनी है। Now let's come to the value of C1,2। ये 30 कैसे आई, C1,2। अब राजे देख लो, ये फॉर्मूला में ही सब्स्टिट्यूट किया है, फॉर्मूला क्या जो हमने जर्नलाइज किया था। C12 का मीनिंग क्या है राजे, जो K है वो कौन सी वैल्यूज ले सकता है, K को मैं 1 से स्टार्ट करूंगी और 2 से सारी छोटी वैल्यू, 2 से छोटी वैल्यूज तो सिर्फ एक ही है, दैट इज 1 ओनली। तो K मेरा एक ही वैल्यू ले सकता है, दैट इज 1। तो ये हमें खुद को भी पता है कि अगर दो ही मैट्रिसेस हैं, दैट इज A1 और A2, उसकी पॉसिबल एक ही पैरेंथाइजेशन है, दैट इज A1 क्रॉस A2। तो फिर भी इसको जब फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया, K की क्या वैल्यू 1, तो दिस विल बी C11 प्लस C22 प्लस, जर्नलाइज करते हैं तो यहाँ क्या आ जाता है, Di-1। इस केस में क्या हो जाएगा, D0 प्लस Dk, K क्या है 1, इस D1 और DJ मतलब D2। तो C11 मैंने पहले ही बताया था क्या होता है, 0 होता है। C22 भी क्या होता है, 0 होता है। और ये हम पहले भी कर चुके हैं कि जब दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनमें जो नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड है वो क्या होते हैं, जो उनकी डायमेंशंस हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज D0 इंटू D1। जो कॉमन है उसको एक ही बात लिखना है, D0 इंटू D1 इंटू 2, बेसिकली वो उसके इक्वल ही होता है। तो वही हमने यहाँ किया है, C11 0 है, C22 0 है, तो C12 में जो मैक्सिमम मुझे मल्टीप्लिकेशन लगेंगे that will be 3 into 2 into 5, that means it will be 30। समझ आ गया बच्चे ये? Yes, ma'am. एक ही बच्चा बोल रहा है ये? Yes, ma'am. Yes, अब एक लोग बोले हैं, चलो सेम वे 2 3 निकाला, मतलब मैं कहां से लेके कहां तक मल्टीप्लाई कर रही हूँ, A2 और A3 को, A2 एंड A3। A2 से लेके A3 का अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, एक ही पैरेंथाइजेशन पॉसिबल है ना, A2 इंटू A3। फिर भी हमने फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया, तो K कौन सी वैल्यूज ले सकता है, I से लेके J-1 तक। I क्या है 2, मतलब K की एक वैल्यू तो हो गई 2, J-1 दैट इज 3 - 1 2। तो अब मुझे खुद ही दिख रहा है कि एक ही पैरेंथाइजेशन बनी, वो क्या बनी, A2 इंटू A3। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, क्या होता है I से लेके K दैट इज 2, 2 प्लस K प्लस 1 टू J। K प्लस 1 क्या है, 2 प्लस 1 इज 3, 3, 3 प्लस D1 इंटू D2 इंटू 3। ये मेरी डायमेंशंस है किसकी, A2 और A3। ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, मेरे पास वैल्यू आ गई 20।
सेम वे आई कैलकुलेटेड C34, 34 मतलब 3 into 4, ये मेरी एक बन गई। उसके बाद मैंने क्या कैलकुलेट करना है बच्चे, 1,3। 1,3 मेरा क्या बन जाएगी, ये मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चे, आप देख लो प्लीज। 1,3 का मतलब है के मेरी कौन सी वैल्यूज ले सकता है, के ले सकता है जी या तो आई या फिर j-1 तक जा सकता है। j-1 मतलब 2, तो मतलब के वैल्यू ले सकता है या तो 1 या 2। तो के जब 1 था तो मेरी क्या परमुटेशन बनी कि C11 प्लस C2,3। दूसरी परमुटेशन बनी जब के ने वैल्यू ली 2, तो मतलब ये कौन सी पैरेंथाइजेशन हो गई, A1 into A2 ब्रैकेट 1 into में A3। सेकंड वन C12 प्लस C33, और इसमें ये क्या है, ये जो हमने ऐड किया है ना, ये हम इनके जो रिजल्ट आएगा उसको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के लिए जो मुझे मल्टीप्लिकेशन चाहिए वो मैं यहाँ लिखती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने ऐड कर लिया। एक केस में तो आया 32, दूसरे में आया 30 प्लस 30 60, फिर भी करा देती हूँ। C11 की वैल्यू हमें पता है राजे क्या है, 0 है। C23 की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी, क्या थी 20, वो मैंने 20 लिख ली, और बाद में मैंने इनको ऐड किया किसके साथ, D0 into D1 into D3। तो भी टर्म आई 3 into 2 is 6 into 2 is 12, 20 plus 12 is 32। सेकेंड वाली जब मैंने ट्राई की 1,2, 1,2 को कितने मल्टीप्लिकेशन चाहिए थे, देखो बच्चे 1,2 को चाहिए थे 30। मैंने आगे क्या किया, 3,3 मल्टीप्लिकेशन क्या चाहिए 0, दैट इज फिर इनको ऐड कर दिया किसके साथ, D0 into D2 into D3। मेरे पास नंबर आया टोटल 60। तो इनमें से मुझे लेना कौन सा है राजे, मिनिमम। मिनिमम मतलब अब मेरा क्या आ गया 32, और 32 जो मिनिमम आई वो मेरी कौन सी के वैल्यू के लिए आई, 1 के। अब वापस चलते हैं मैट्रिक्स पे। तो यहाँ पे जो दूसरी मैट्रिक्स मैंने यहाँ नीचे बनाई है ना, ऊपर तो मैं कौन सी वैल्यू ले रही हूँ राजे, ये देखो 1,3 पे तो मैंने क्या लिया 32, जो मिनिमम मल्टीप्लीकेशन चाहिए थी वो ली। यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ, k is equal to 1, मतलब वो कौन सी वैल्यू के लिए मिनिमम था, कौन सी वैल्यू के लिए मिनिमम था, k is equal to 1 के लिए मिनिमम था। ये मैंने यहाँ पे ले लिया 32 और 1। सेम वे मैंने कैलकुलेट किया किसको, 2,4 को। 2,4 को जब मैंने कैलकुलेट किया तो मेरा क्या आ गई वैल्यूज, एक तरफ तो आई 60, दूसरी तरफ इस केस में भी क्या आ रही है 32 आ रही है। तो मैंने क्या सेव कर लिया, 32 सेव कर लिया, और k की वैल्यू क्या हो गई 3। ये कौन सी पोजीशन पे डालना है, 2,4। 2,4 पे भी मेरी वैल्यू क्या आ गई 32, और इस 2,4 के मैट्रिक्स में क्या आ गई 3। मींस जो मेरी मिनिमम वैल्यू आई है वो किसके लिए आई है, 3 के लिए आई। सो अब मुझे फाइनली निकालना क्या होता है बच्चे, मुझे फाइनली निकालना होता है 1,4। मुझे निकालना क्या है, बेसिकली आई नीड टू कैलकुलेट 1,4। ये मैं वैल्यूज कॉपी कर रही हूँ उसमें, ये मैंने आगे कैलकुलेट नहीं की आपके लिए। मिनिमम वैल्यू लेगा किसकी, 3 चीजों की, ये मैं यहाँ पे लिख लूंगी। ओके, मेरे पास मिनिमम वैल्यूज आई थी, एक की आई थी इसकी क्या वैल्यूज आई थी बच्चे, C1,3 की आई थी मेरे पास 32, और दूसरे की भी ओके 32 की आई थी, तो दैट वाज C2,4, दिस वाज आल्सो 30। नाउ आई विल स्टॉप दिस वाली शेयरिंग और मैं डायनेमिक वाले पे वापस चलती हूँ। मुझे डायमेंशन चाहिए 3, 2, 2, 5, 5, 2, 2। लेट मी गो बैक टू दिस। आप कहोगे आज मैम कंफ्यूज करके हमें मारेगी, तो मेरे पास यही प्रॉब्लम थी, इसी वजह से मैंने छोड़ रखी। ओके, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालनी है फाइनली वैल्यू 1,4। तो या तो k की वैल्यू 1 हो सकती है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, या फिर k की वैल्यू क्या हो सकती है, k कैन बी 2, या फिर क्या वैल्यू हो सकती है, k कैन बी 3। तो मुझे यहाँ पे वैल्यू बता दो बच्चे क्या आएगी। हाँ जी राजी बोलो। मिनिमम तो मैंने ये छोड़ दिया क्योंकि मैंने यहाँ k1 लिखा है, तो क्या लिखूं राजे यहाँ पे 1,1। ठीक है, हाँ जी बच्चे समझ आ रही है, Yes, ma'am. Yes, ma'am.
नहीं और मुझे पता है दुखी हो, 2 बार पढ़ोगे ना इसको फिर समझ आ जाएगा। यहाँ क्या लिखती हूँ दूसरी में k प्लस 1, k प्लस 1 मतलब 2, यहाँ पे क्या आएगा 2,4। प्लस में मैं क्या करती हूँ bi माइनस 1, bi माइनस 1 मतलब b0 इंटू में bk यहाँ पे कौन है b1 है, और इंटू में क्या आएगा bj दैट इज b4। ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या आएगी k इज इक्वल टू 2 के लिए लिखवाओ बच्चे। मैम 1 से 2, C1 2। 1 से 2, वेरी गुड। मैम C And 3 to 4। C3 k प्लस 1 दैट इज 3,4, D0 और ये मेरा प्लस में क्या आएगा, C प्लस में बोलो D0 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 into D2 into D4। D2 D2। ठीक है, dk लिखते हैं ना तो D2 और D4। D4 k इज इक्वल टू 3 के लिए बोलो बच्चे। मैम 1 to 3, C13 हाँ जी, 4 plus to 4, C44 4 और प्लस में D2 D3 D4। D0 ये देख लो कि D0 और dj तो एज इट इज आएंगे, बीच में मेरा dk आएगा। dk कौन है D3 D3 इंटू में D4। अब आओ, मेरे पास वैल्यूज मैंने इन सबकी निकाली हुई हैं। ये मैंने मेरे को डायमेंशंस वहां से कॉपी करनी पड़ेंगी, इसलिए मैं इसको थोड़ा छोटा कर रही हूँ बिकॉज मुझे डायमेंशंस वहां से चाहिए। A1 थी 3,2, जब जिसकी चाहिएगी वो मैं यहाँ से ले लूंगी। चलो तो ओके, ये मेरे को सिर्फ इतना ही चाहिए। ओके लेट्स ट्राई। दिख रहा है ना सबको स्क्रीन? Yes, ma'am. दिख रही है? ओके let's try this। बोलो बच्चे, मुझे वैल्यू लिखती। हाँ बच्चे, क्या वैल्यू लिखूं? C11 क्या होता है? 0 0 प्लस C24 मैंने निकाला था 32। ठीक है, हमने कैलकुलेट किया था, ये मैंने मेरी तरफ से नहीं लिखा। C24 था 32 प्लस 1,2 निकाला हुआ है, चलो वो बात में देखेंगे। हाँ जी बच्चे, D0 मेरे पास था 3, मैं बोल रही हूँ, और क्या है B1 मेरे पास था 2, और मेरे पास क्या है D4 मेरे पास था 3। ये वैल्यू बता दो क्या आ रही है राजे? 3 दूनी 6, 3 18, 32 और 18 50। Yes, ma'am. Okay. Next come to the second equation, that is C। A1 को A2 से किया, A3 को A4 से किया, इन दोनों को आपस में किया। C12 की वैल्यू सीधी किसके इक्वल होती है? A1 और A2 के डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करना है, पर हमने कर रखा था, तो लेट मी चेक इट कि कितना था। C12 was 30, मेरे को तो यही दिख रहा है, तो दिस इज 30 प्लस में C12 एंड C34 भी क्या है 30 है प्लस में। ठीक है, ये मैंने वो जो कैलकुलेट किया हुआ ना वहीं से यूज किया, मैंने मेरी तरफ से कुछ भी नहीं लिखा। C34 30 लिखा हुआ था, वहां से मैंने वो कॉपी किया है। प्लस में मेरे को क्या करना है, यहाँ पे प्लस में मुझे करना है D0 इंटू D4, D2 इंटू D4। D0 क्या है बच्चे? शायद 3 है, और D2 क्या है? D2 इज 5 इंटू में मेरा D4 क्या है राजे? 3 है। क्या आएगा? कुछ 60 से 50 से तो ज्यादा ही आएगा ना। 60 5 से 15 15 से 45, 60 और 45 105। ठीक है, दिस इज नेक्स्ट कम टू द लास्ट वन। C13 मेरे को गिवन था, मैंने कैलकुलेट किया था अभी 32 था। C44 मेरा क्या है? 0 है प्लस अब मुझे क्या करना है? D0 क्या है राजे? 3 है, और मेरे को इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? D3 से। D3 मेरा था 2, और मुझे उसको करना था D4 से। D4 भी मेरा क्या था? 3। Let's calculate it. 3 2s are 6, 6 3s are 18, 18 plus 32 is 50। बाई चांस सेम आ रहा है, मैंने ऐसी मैट्रिसेस ली, तो दैट इज 50। लेना कौन सा होता है? मिनिमम। बाई चांस इसमें सेम आ रहा है तो हम छोटे वाली वैल्यू लेंगे। तो मतलब मेरा ये मिनिमम वैल्यू मुझे कहाँ पे मिली? k इज इक्वल टू 1 पे। मतलब अगर मैं कौन सी कॉम्बिनेशन यूज करती हूँ,
कि पहले मैं 2 से 4 को मल्टीप्लाई करती हूँ, वो किस सीक्वेंस में, वो 2,4 वाली के पोजीशन पे देख लेना। तो मैं मतलब कौन सी मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ, C11 से लेके C24, और के की वैल्यू मेरी यहाँ पे क्या आई है राजे, के की वैल्यू आई है 1। नाउ लेट्स गो बैक टू दिस। आज तो बहुत लंबा लेक्चर हो गया और एक ही टॉपिक हुआ है। एक मिनट, ओके, तो आपका जो ये लास्ट वैल्यू है ना 1,4, इस पे वैल्यू क्या आ जाएगी 50, दैट इज 50, और के की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, दैट इज 1। तो ये मेरी क्या हो गई, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन खत्म हो गई कि मुझे मिनिमम इतने मल्टीप्लिकेशन तो चाहिए ही चाहिए, और मेरा जो वो क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है, या मेरा जो सीक्वेंस या पैरेंथाइजेशन यूज हो रहा है, वो कौन सा हो रहा है 1,1 प्लस 2,4। अब 2,4 वाली पोजीशन पे जाके देखेंगे कि उसके के वैल्यू पे क्या है। उसकी के वैल्यू पे राज्य क्या था, 3 था, मतलब C1,1 इंटू यहाँ पे क्या है, ये अब जो 2 से 4 तक को मैंने मल्टीप्लाई किया है, वो मेरा किस सीक्वेंस में हो रहा है, उसकी के वैल्यू पे वैल्यू मेरी क्या थी 3 थी। तो मतलब दिस इज द ऑप्टिमल पैरेंथाइजेशन। इसको के मैट्रिक्स और इसको क्या है, ये जो मेरी ये कॉस्ट मैट्रिक्स आई है, इन दोनों को यूज करके आई कैन फाइंड आउट द ऑप्टिमल या बेस्ट पॉसिबल पैरेंथाइजेशन, जिससे मैं सीक्वेंस ऑफ मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। बहुत ही गंदा घटिया टॉपिक है, और बिल्कुल जो ये टॉपिक अगर आपको समझ आ गया है, ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री भी सेम एज इट इज ऐसी ही मैट्रिक्स बनती है, और तीसरा लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, वो भी ऐसी ही मैट्रिक्स बनानी। तो आज एक ही टॉपिक हुआ है, 1.5 घंटा हो गया रफली हमें, तो बाकी दोनों टॉपिक्स बाद में कर लेंगे। आज मेरी हिम्मत खत्म हो गई है। ओके, तो आपको शायद मैंने ग्रुप पे नहीं डाला, दीप्ति आप डाल देना ग्रुप पे कि आपके माइनर का सिलेबस कम हो गया है। क्या क्या फाइनल किया था उस दिन ज्योति, किसी को याद हो तो? ज्योति को होगा, अभय को होगा। हीप सॉर्ट, हैशिंग, रेड ब्लैक ट्रीज और एन क्वींस और हैमिल्टोनियन, ये 5 ही टॉपिक किए थे ना? मैंने रेड ब्लैक तो हटा दिया था आपने। हटा दिया था, फिर क्या रखा था? एक मैंने बोला था डायनामिक वाला आएगा। बोलो मुझे 5 टॉपिक बोलो जल्दी, 5वां टॉपिक बोलो। हैमिल्टोनियन, हीप सॉर्ट, हैशिंग और हैशिंग, हीप सॉर्ट 2 हो गए मेरे बैक ट्रैकिंग के। 5वां टॉपिक बोलो, या तो आज वाला कर लो। आज वाला ही है बस, फिर जो जो नहीं आया उसको जाने दो। आज वाला ही टॉपिक है। इसके मैं अभी ये नोट्स की ना अच्छी ढंग की फोटो खींच के आपको भेज देती हूँ, आप उसमें से एक बार स्टडी करोगे ना तो शायद समझ आ जाएगा। और जो इसका भी मैं देखती हूँ, अगर इसकी बुक तो भेज ही रखी है, उस बुक में नहीं है, फॉरमैन में से कराया है, मैं फॉरमैन की भी फोटो नोट्स की या उन पे वो बुक ही शेयर कर देती हूँ। फॉरमैन से किया है मैंने, ये इस बुक में नहीं है, जो सतासानी मैंने पहले शेयर की हुई है ये उस बुक में नहीं है, तो प्लीज डू इट फ्रॉम फॉरमैन। फॉरमैन से समझ नहीं आएगा, ये मैं पहले ही बता रही हूँ, तो आप ये नोट्स पढ़ लेना एक बार ध्यान से, और उसको 1-2 उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करके देख लेना, फिर आपको इजीली समझ आ जाएगा। सो 5 टॉपिक्स मैं अभी ग्रुप में ही डाल देती हूँ, आप डालोगे तो बच्चे हो सकता है चढ़ जाए, तो मैं डाल देती हूँ। अभी 5 ही टॉपिक है। वन इज दिस, क्या है आज क्या किया हमने, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन, और 4 टॉपिक वो वाले हैं पुराने वाले। हाँ, किसी को ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री करना है, उसको वीडियो से समझ आ गया तो मैं ऑप्शन दे देती हूँ, इन दोनों में से कोई एक कर, या तो मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन कर ले या बाइनरी ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री, नॉट एन इशू, दोनों में से कोई कर लो। मैं अभी डाल दूँ, और कल अगर मैं लेक्चर लूंगी तो आई विल टेल यू इन एडवांस कि मैं किस टाइम पे लेक्चर ले लूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नो मैम, एक ही माइनर है डेली, और उसके मैंने तो सिलेबस ही थोड़ा सा कर दिया है ताकि मेरा सिलेबस कल या परसों तक खत्म हो जाए, इसलिए मैं कल लेक्चर लूंगी। मैं टाइम बता दूंगी, मोस्ट ऑफ 12 बजे होगा। ठीक है, चलो बाय। गूगल फॉर्म पे एग्जाम होएगा? हाँ, वो देखती हूँ बच्चे गूगल फॉर्म पे